हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। तो इस वीडियो में हम दरअसल थोड़ा समराइज करेंगे। इसमें हम वर्ल्ड बैंक का कंसेप्ट समझेंगे, नोशन ऑफ द गवर्नेंस, और एक एक्रोनियम है स्मार्ट गवर्नेंस, उसको हम समझेंगे। तो आप इसको लिख भी सकते हैं साथ साथ में। वैसे मैं इसको समराइज करूंगा एट द एंड ऑफ द क्लास, बट लेट्स स्टार्ट। देखिए, वर्ल्ड बैंक का जो नोशन है गवर्नेंस को लेकर, वर्ल्ड बैंक कहता है कि गवर्नेंस का मतलब होता है गुड गवर्नेंस। मतलब गवर्नेंस नहीं, आपको करना है गुड गवर्नेंस। अब कैसे वो एक नैरेटिव की तरह एक यूनिफॉर्म आइडिया को पूरी दुनिया में ब्लेंड कराने की, एस्टैब्लिश कराने की कोशिश करता है, और कैसे वर्ल्ड बैंक द्वारा इस थॉट को एस्टैब्लिश किया जाता है, इसको हम समझेंगे। वो कहता है कि गवर्नेंस का मतलब होता है गुड गवर्नेंस। अब ये तो चीज हमें भी नहीं समझ आई कि गवर्नेंस का मतलब गुड गवर्नेंस कैसे होता है। अब गुड गवर्नेंस एक ओपिनियन है, गवर्नेंस तो एक कंसेप्ट है, एक फैक्ट है, उससे हम इसको एनालाइज करते हैं, पर गुड गवर्नेंस एक ओपिनियन है। अब इस ओपिनियन के को स्टैब्लिश करने के लिए, इस नैरेटिव को स्टैब्लिश करने के लिए गुड वर्ल्ड बैंक बहुत सारे हमें कंपोनेंट्स या टूल्स देता है। वो कहता है कि गवर्नेंस या गुड गवर्नेंस में क्या होना चाहिए, पहला फीचर कि वो प्रिडिक्टेबल हो। प्रिडिक्टेबल का मतलब है कि गवर्नमेंट जो है वो स्टेबल हो। और अगर गवर्नमेंट स्टेबल होगी तो इसका मतलब इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में क्या होगा कि लेजिस्लेचर में उसकी मेजोरिटी ज्यादा है, क्योंकि हमारे यहाँ एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर से ही निकलता है। यानी गवर्नमेंट जो है वो अकाउंटेबल होती है लेजिस्लेचर पे। तो लेजिस्लेचर में मेजोरिटी हो, यानी पार्लियामेंट में मेजोरिटी हो। इससे क्या होगा, इससे बहुत इजी होगा एक पॉलिसी बनाना मार्केट के लिए, जो कि एक स्टेबिलिटी ड्रॉ करे। और अगर एक मार्केट के लिए पॉलिसी बनाना बहुत इजी हो जाएगा, तो इस पूरे प्रोसेस में जहां प्रिडिक्टेबिलिटी का एलिमेंट इंश्योर है, वो क्या इंश्योर कर रहा है, मार्केट का वेलफेयर। तो हमने हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस, जो कि स्टेट ऑफ वेलफेयर, यानी कि वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, वेलफेयर ऑफ द ऑल, उससे डेविएशन कर लिया। यानी कि हम जितना और ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के गवर्नेंस के ओपिनियंस मानेंगे, उतना हम हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस से डेविएट करते जाएंगे। दूसरा पॉइंट समझते हैं इसका। दूसरा पॉइंट ये कहता है कि जो गवर्नेंस है उसके अंदर जो ब्यूरोक्रेसी है, वो ब्यूरोक्रेसी जो है वो प्रोफेशनल इथोस को माने। ये प्रोफेशनलिज्म जो कंसेप्ट है, ये किसका है, ये कॉर्पोरेट्स का है। इज इट इंडिया कॉर्पोरेट? नो, इंडिया नेशन स्टेट, वो मार्केट का है। और अगर ब्यूरोक्रेसी इम्बाइब्ड विद प्रोफेशनल इथोस, तो ब्यूरोक्रेसी विल कॉम्प्रोमाइज कॉन्स्टिट्यूशनल इथोस। भाई, ब्यूरोक्रेसी अगर मार्केट के इथोस को मानेगी, कॉर्पोरेट इथोस को मानेगी, इंडिया एज अ फर्म, इंडिया एज अ मार्केट देखेगी, तो वो किसके एजेंडे को फुलफिल करेगी, मार्केट्स के, यानी कॉर्पोरेट्स के, बिजनेस के। तो वो किसको अंडरमाइन करेगी, कॉन्स्टिट्यूशनल इथोस को। सो ब्यूरोक्रेसी शुड बी imbibed with constitutional ethos, not professional ethos. Yes, there are challenges. Yes, there are some problems. There are challenges. But the bureaucracy
firmly accept constitutional ethos as the governing light to the politically organized society. अगला क्या कहता है ये? अगला कहता है कि गुड गवर्नेंस करने के लिए एक स्ट्रॉन्ग सिविल सोसाइटी होनी चाहिए। स्ट्रॉन्ग सिविल सोसाइटी क्या करेगी? स्ट्रॉन्ग सिविल सोसाइटी कॉरपोरेट कैपिटलिज्म या मार्केट के एजेंडे को सोसाइटी में पेनिट्रेट कराएगी और ये बताएगी कि कैसे कॉरपोरेट बहुत अच्छे से आपके वेलफेयर के लिए काम कर रहा है, जो कि नहीं है, जो कि एक मार्केट के वेलफेयर के लिए काम कर रहा है। तो हमेशा एक सिविल सोसाइटी बहुत ही सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा कि आप कैसे उस पर्टिकुलर सिविल सोसाइटी ग्रुप को या सिविल सोसाइटी को विजुअलाइज करते हो उस पर्टिकुलर केस के लिए। इसलिए मीडिया हाउसेस, लॉ फर्म्स, बहुत सारी चीजें जो कि सिविल सोसाइटी कंसिस्ट करती हो, बड़े बड़े बिजनेस फर्म्स हायर करके रखते हैं अपने बिजनेस नैरेटिव्स को चलाने के लिए, बचाने के लिए। अब हम समझेंगे कि एक और कंसेप्ट है कि अगर वर्ल्ड बैंक कहता है कि गुड गवर्नेंस का सबसे इंपॉर्टेंट पिलर होता है, वो होता है कि गवर्नेंस जो है प्रिडिक्टेबल रहे, तो क्या हम कह सकते हैं कि एक मेजोरिटी वाली गवर्नमेंट जो कि फुली मेजोरिटी में है पार्लियामेंट, वही गुड गवर्नेंस करा सकती है? वर्ल्ड बैंक तो यही कहना चाहता है। अब ये कितना काउंटर होगा, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, मुझे अभी याद आ रहा है कि हमारे यहाँ कोलिशन गवर्नमेंट्स रही है, हमारे यहाँ अलायंस रहे हैं। अलायंस तो हमेशा से रहे हैं इंडिया में, पर शायद अभी हम उस टाइम में आ चुके हैं जहां पर हम सबसे ज्यादा अलायंस को देखेंगे। पर हमारे यहाँ डिप डाइवर्सिटी है, तो इस डिप डाइवर्सिटी वाले डेमोक्रेटिक सोसाइटी में कोलिशन और अलायंस के क्या गवर्नेंस या गुड गवर्नेंस का कंसेप्ट बिल्ड हो ही नहीं सकता। जब दरअसल वो ये कहना चाहता है कि मेजोरिटी, अगर मेजोरिटी रहेगी तो गुड गवर्नेंस नहीं, मार्केट गवर्नेंस बहुत ज्यादा अच्छा इफिशिएंट रहेगा। गुड गवर्नेंस का तो एग्जाम्पल है हमारे पास। हमने कोलिशन गवर्नमेंट, अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में हमने न्यूक्लियर टेस्ट किया, और वो एक कोलिशन गवर्नमेंट थी। तो कोलिशन गवर्नमेंट वीक होती है, ये कहना गलत हो गया? ये कहना तो गलत हो गया ना कोलिशन गवर्नमेंट वीक होती। पर कोलिशन गवर्नमेंट में कंसेंसस लाना ही डेमोक्रेसी का इसेंस बनाएगी, क्योंकि कोलिशन गवर्नमेंट बहुत ही डाइवर्स ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रही है एज कंपेयर टू अ पार्टी विद अ सिंगल आइडियोलॉजी। यहाँ पर बहुत सारी आइडियोलॉजीज का, बहुत सारे थॉट प्रोसेस का ब्लेंड हो रहा है। इसका मतलब जो भी बंदा एक्सटर्नल मार्केट है वो कोलिशन गवर्नमेंट को ज्यादा मोल्ड नहीं कर पाता है। इसलिए वो हमेशा सोचता है कि जितना हो सके एक मेजोरिटी पार्टी गवर्नमेंट में आए, क्योंकि वो स्टेबल रहेगी तो हम पॉलिसीज उसके द्वारा लाएंगे, उसको बोल्ड करेंगे और अपने मार्केट एजेंडा को फुलफिल करेंगे। तो कई बार कोलिशन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स भी कॉन्स्टिट्यूशनल वेलफेयर के लिए अच्छी होती है। अगला जो हम नोशन समझेंगे वो समझेंगे कि अगर अगर वर्ल्ड बैंक का ये नैरेटिव नहीं समझ चलेगा, तो कौन सी ऐसी चीज है जिससे हम अब हमारे कंट्री के गवर्नेंस को और इफेक्टिव कर सकते हैं और अच्छे से समझ सकते हैं और एनालाइज और इवेल्युएट कर सकते हैं सरकार की वेरियस पॉलिसीज को। तो उसमें एक एक्रोनियम है जो बनाया हुआ है, उसको कहते हैं स्मार्ट। गवर्नेंस का बेसिक मीनिंग ये होता है कि गवर्नेंस कॉम्प्लेक्स ना हो, गवर्नेंस बहुत ज्यादा सिंपल रहे। सिंपल इन द सेंस जो पीपल और स्टेट के बीच में जो इंटरेक्शन है, या पीपल और इंस्टीट्यूशंस के बीच में जो इंटरेक्शन है, उस इंटरेक्शन में कोई बैरियर्स ना रहे। जैसे कि
डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, डीपनिंग डिजिटलाइजेशन एंड डिजिटल डिवाइड को कम करना। ये सब क्या है, उन बेरियर्स को हटाना ताकि इस एक स्मूथ इंटरेक्शन रहे पीपल और इंस्टीट्यूशंस के बीच। यही गवर्नेंस अगर मॉरल होता है का मतलब क्या हुआ? मॉरल गवर्नेंस का मतलब हुआ कि इंस्टीट्यूशन, ब्यूरोक्रेसी, स्टेट वो कॉन्स्टिट्यूशनल इथोस को माने रेदर देन कोई और वैल्यूज को। तो फॉर्मली एक्सेप्ट द कॉन्स्टिट्यूशनल इथोस एज द ड्राइविंग वैल्यू ऑफ द गवर्नेंस। तो गवर्नेंस क्या हो? मॉरल। थर्ड इज अकाउंटेबिलिटी। अगर स्मूथ इंटरेक्शन रहता है पीपल टू इंस्टीट्यूशंस के बीच में, तो अकाउंटेबिलिटी जो है इंस्टीट्यूशंस की, ब्यूरोक्रेसी की, वो बढ़ जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे अकाउंटेबिलिटी को ड्राइव कौन करेगा? वेलफेयरिज्म। जो इंडिया का वेलफेयरिज्म या वेलफेयर स्टेट का जो कंसेप्ट है, वो हमें हमारे अकाउंटेबिलिटी को ड्राइव करेगा। यानी इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में हम समझे तो गवर्नेंस सिंपल होना चाहिए। सिंपल इन द केस पीपल और इंस्टीट्यूशन के इंटरेक्शन जो है वो बहुत ही स्मूथ होने चाहिए, बैरियर्स नहीं होने चाहिए उसमें। मॉरल होना चाहिए, जो भी स्टेक होल्डर्स गवर्नेंस कर रहे हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल इथोस को माने, कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी को माने, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज से ड्राइव हो, अकाउंटेबल रहे। अकाउंटेबिलिटी को तय करने के लिए हमारे पास इसेंस है वेलफेयरिज्म। हम वेलफेयरिज्म से तय करें कि ये पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन, पब्लिक ऑफिस कितना ज्यादा वेलफेयर कर रहा, उतना ज्यादा वो अकाउंटेबल है। और चौथा जो है, इसी को हम समझते हैं, दैट इज कॉल्ड एज रिस्पॉन्सिव। और अकाउंटेबिलिटी में ही रूल ऑफ लॉ को इम्बाइबली समझ सकते हैं हम, कि जितना ज्यादा अकाउंटेबल होगा वो रूल ऑफ लॉ का इसेंस है। यानी कि वो रूल ऑफ लॉ को अपहोल्ड करते हुए ही अकाउंटेबल रहा होगा, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स को अपहोल्ड करते हुए। अगला है रिस्पॉन्सिव। रिस्पॉन्सिव का मतलब होता है कि वो सोसाइटी जिसने उस पब्लिक ऑफिस के लिए उसे चुना है, या किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन के लिए उसे चुना गया है, या किसी भी पब्लिक वर्क के लिए चुना गया, वो उस ड्यूटी को करें जिसको हम भगवत गीता में कहते हैं कि कर्मा बेस्ड ड्यूटी बेस्ड इथिक्स या कर्मा बेस्ड इथिक्स। कांट भी हमारा कुछ कुछ यही बात बोलता है। अगला जो बात है वो है ट्रांसपेरेंसी की, कि ट्रांसपेरेंट रहे अपने कंडक्ट में, जो कि मैंने पहले भी आपको समझाया हुआ है कि ट्रांसपेरेंसी का मेरली इसका मतलब ये नहीं होता है कि यार ओपेकनेस ना रहे, नहीं। ट्रांसपेरेंसी का मतलब है कि कहीं ना कहीं इस पूरे प्रोसेस में अगर वो पूरी तरह ऑर्गेनिकली इस पूरे प्रोसेस को फॉलो करता है तो उसका कंडक्ट ट्रांसपेरेंसी शो करेगा ही करेगा। Transparency becomes an issue when you violate this principle which have been discussed above. It is not you don't have to exaggerate it. You don't have to showcast it. It's shown in your conduct as a public policy executor, as a officer, as a constitutional head, as a public servant, as a civil servant. तो वो आपके कंडक्ट में दिखेगा जब आप इन सारे प्रिंसिपल्स को फर्मली विदाउट एनी डेविएशन उसको फॉलो करेंगे। तो इसको आपको ध्यान में रखना है कि व्हाट आर दी कंपोनेंट्स और व्हाट आर दी
फीचर्स टू इंश्योर अ इफेक्टिव एंड एफिशिएंट गवर्नेंस, और टू इवेल्युएट भी कर सकते हो इनसे कि चेक कीजिए कि गवर्नेंस कितना सिंपल है, चेक कीजिए कि गवर्नेंस कितना मॉरल है, चेक कीजिए कि गवर्नेंस में कितना अकाउंटेबिलिटी है, चेक कीजिए कि गवर्नमेंट कितना रिस्पॉन्सिव है और ट्रांसपेरेंट है। तो इससे ये तय हो जाएगा कि गवर्नेंस के जो बेसिकली पब्लिक पॉलिसी लाई जा रही है वो कितना ज्यादा लोगों के वेलफेयर के लिए है, या वो डेविएशन होता है या चैलेंजेस आते हैं तो उसे हम कैसे देखते हैं। सो थैंक यू वेरी मच। अगले जो वीडियो होगा उसमें मैं आपको पूरी समराइजेशन दूंगा अभी तक हमने जो भी चीजें पढ़ी हुई है। इसके बाद हम हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के टॉपिक से शुरू करेंगे।